बाबा सारी लाडली में मोहम्मद रफ़ी ने एक गीत गाया था, वो राजस्थानी फिल्म के लिए अकेला गीत है, अब बाबा सारी लाडली कठिने चाली रे। वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और बाबा रामदेव में जो महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर के जो गीत हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं जमुना तट पे जाऊं कानूड़ा थारी बाट। हमारे देश में यह लगातार मांग उठती रहती है कि भारतीय सिनेमा के 111 साल पुराने इतिहास को संजो कर रखने वाला कोई म्यूजियम नहीं है, मगर इस दिशा में फिल्म उद्योग की तरफ से या सरकार की तरफ से कभी कोई पहल नहीं की गई। लेकिन कुछ लोग निजी स्तर पर इस तरह के सार्थक प्रयास को करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों में से एक हैं 50 वर्षीय फिल्म पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार एम डी सोनी। एम डी सोनी ने जयपुर में अपने निवास स्थान पर सिने विरासत नाम एक फिल्म म्यूजियम बना रखा है। सिने विरासत में 111 वर्ष पुराने भारतीय सिनेमा से जुड़ी दुर्लभ जानकारी, सामग्री, फिल्मों की बुकलेट, फिल्मों के पोस्टर, गाने के कैसेट, सीडी, रंगीन चित्र सहित तमाम सामग्री संग्रहित कर रखी है। सिने विरासत संग्रहालय हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि हिंदी के साथ 20 भारतीय भाषाओं के सिनेमा और नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका के सिनेमा से जुड़ी दुर्लभ सामग्री भी समाहित की गई है। तो वहीं एम डी सोनी ने राजस्थानी सिनेमा पर 1942 से 2022 तक के समस्त फिल्मों से जुड़ी जानकारी को इकट्ठा कर काफ़ी टेबल बुक के रूप में प्रकाशित किया है, जिसका नाम रखा है राजस्थानी फिल्म गीत कोश। सिने विरासत संग्रहालय में फिल्म मुगल आजम का विशेष खंड है, जिसमें सेंसर स्क्रिप्ट सहित ढेर सारी दुर्लभ सामग्री समाहित की गई हैं। फिल्म संगम चैनल ने एम डी सोनी से सिने विरासत और राजस्थानी फिल्म गीत कोश को लेकर के काफ़ी बातचीत की। आप भी सुनिए इसके बारे में और कुछ दुर्लभ जानकारियों का लुत्फ उठाइए। एम डी सोनी जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सोनी जी, था कि ये फिल्म पत्रकारिता की तरफ आपका झुकाव क्यों हुआ था? क्योंकि राजस्थान में, जयपुर में तो फिल्मी कोई माहौल था नहीं जिस समय आपने शुरुआत की थी। जी, मेरी बचपन से चित्रकारी में रुचि रही और मैं फिल्मी गाने सुनता था, रेडियो सेट घर पे था, फिल्में कभी कभार देखते थे। अजमेर ज़िले में जो मेरा गांव है वहाँ से तो ज़्यादा फिल्मी जो जुनून या शौक जगह वो फिल्मी गाने सुन सुन के जगह। जब मैं कॉलेज में था अजमेर में तो दैनिक नवज्योति में एक पत्रकार, लोकप्रिय पत्रकार रहे महावीर सिंह चौहान, उनको मैं पढ़ता था, वो फिल्मों पे भी लिखते थे। तो ये 1979 की बात है, मैं उनसे मिला और मैंने बताया उनको कि भाई ये मैंने कलेक्शन कर रखा है। 1975 में मुझे पहली बार, मैं 15 साल का था, तो 1975 में जयपुर में मुझे पहली बार रफू चक्कर की बुकलेट मिली। अच्छा। फिल्में देखते थे और टाइटल इतने जल्दी निकल जाते थे और मैं चाहता था कि ये सब जानकारियां मैं पढूं, जानूं कि कौन इसके निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार हैं, कौन कौन कलाकार हैं। लेकिन वो तो जल्दी से टाइटल निकल जाते थे तो मैं नोट नहीं कर पाता और वो जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब 1975 में मुझे रफू चक्कर की बुकलेट मिली तो मैं देख के दंग रह गया कि जो जानकारियां, जो सामग्री मैं चाहता हूँ वो सब है उसमें। फिल्म का रंगीन चित्र भी है, कहानी का सार भी है, हिंदी इंग्लिश में पूरे पूरे गाने भी है, पूरी कास्ट क्रेडिट्स है। तो मैं बुकलेट जो है, फिल्मों की बुकलेट, वो जमा करने का शौक हुआ। फिर मैं जो माधुरी मैगजीन है, स्क्रीन है, वो सब मैं पढ़ने लगा, जमा करने लगा। तो जब मैं 1979 में मैं महावीर जी से मिला, महावीर सिंह चौहान से अजमेर में, तो उन्होंने कहा, मैंने जब बताया उनको कि मैंने ये सब सामग्री इकट्ठी कर रखी है, तो उन्होंने कहा यार आपने ये क्यों कर रखी है? तो मैंने उनको प्रति प्रश्न किया कि भाई आपने भी तो ये सब सामग्री ऐसी इकट्ठी कर रखी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो लिखता हूँ, पत्रकार हूँ, इसलिए मैंने कर रखी है, तो आप भी लिखो, आपकी सामग्री का उपयोग करो। खैर वो बात आई गई होगी। अगले साल 1980 में राजस्थान के एक संगीतकार थे पंडित शिवराम, उन्होंने हिंदी और राजस्थानी फिल्मों में बहुत ही सुरीला संगीत दिया। तो जब उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा
मेरे एक लेखक मन जागृत हुआ और मुझे लगा कि उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। कम से कम राजस्थान के लोग तो उनके बारे में जाने, उनके योगदान के बारे में। तो 1980 में मैंने पहला आलेख लिखा पंडित शिवराम पे, राजस्थानी फिल्मों का संगीत सूरज ढल गया, ये टाइटल मैंने उसका रखा। और अजमेर जाके मैं वो आलेख दे के आया। लेकिन संयोग से वो मार्च 1980 में जो वो आलेख छपा, जयपुर से जो मैगजीन सेक्शन में वो आलेख बना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा आलेख किसी ने अपने नाम से छाप दिया। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। लेकिन जयपुर से प्रकाशित राष्ट्रदूत जो दैनिक अखबार है, उसका जो साप्ताहिक परिशिष्ट है, उसके संपादक जयसिंह राठौड़ नए लेखकों को बड़ा प्रोत्साहन देते थे। तो मैंने पहला लेख, उसके बाद तिवारी जो खलनायक हुआ करते थे बहुत मशहूर, उनकी डेथ हुई तो मैंने उन पे लिखा और उन्होंने छपा। मैं कॉलेज के दिन थे, तो जो पहला आलेख छपने की खुशी क्या होती है वो मैंने महसूस की। और उसके बाद लगातार मैं राष्ट्रदूत के लिए लिखता रहा और उन्होंने भी मुझे भरपूर छापा और प्रोत्साहन दिया। मेरा जो लेखकीय जो मेरी थोड़ी बहुत क्षमता है उसको उजागर किया। उसके बाद मैं नवभारत टाइम्स जयपुर एडिशन उसका निकला, उसमें मैं लिखने लगा। उसमें तो मेरा एक स्तंभ भी उन्होंने शुरू किया जो फिल्मी गतिविधियों को लेके था, हलचल, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके बाद मैं राजस्थान पत्रिका में लिखने लगा, इतवारी पत्रिका में लिखने लगा। और 1988 में, क्योंकि मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया था और मेरी ललित कला के साथ ग्राफिक कला में मेरी रुचि थी, तो दूरदर्शन में मुझे ग्राफिक कलाकार के रूप में एक सेवाएं देने का मौका मिला। मैंने 5-5.5 साल तक वहाँ सेवाएं दी और स्वतंत्र फिल्म पत्रकारिता भी चलती रही। उसके बाद 1995 में मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ गया। उसके संपादक गुलाब कोठारी जी को जो कैलीग्राफी यानी अक्षरांकन, उसमें बड़ी दिलचस्पी थी कि भाई जो कंप्यूटर के फॉन्ट है वो तो सब जगह मिलते हैं, हाथ के लिखे हुए जो अक्षर हैं उनका महत्व है। तो जो यहाँ के परिशिष्ट निकलते थे, थावर, परिवार, रविवारी, उनके जो कवर स्टोरी और दूसरे आलेख जो प्रमुख होते थे, उनके हाथ से बने हुए हेडिंग उसमें छपते थे, वो मैं बनाता था। हालांकि मेरा उसमें नाम नहीं होता था। और फिल्मी सामग्री का संपादन भी करता और लिखता भी। तो राजस्थान पत्रिका जैसा मंच मिला मुझे और उससे जो मेरी जो प्रतिभा थी या मेरी जो लेखकीय क्षमता थी उसको बहुत बड़ा मंच मिला, प्लेटफॉर्म मिला। मैंने कई कॉलम शुरू किए वहाँ। फिल्म प्रश्नोत्तरी बहुत पॉपुलर रहा। इसके अलावा अनुरोध गीत और ऐसे कुछ कॉलम मैंने उसमें शुरू किए और मैं फिल्मों पे लिखने लगा। चलिए, आपने लिखना शुरू कर लिया, जब फिल्म पत्रकारिता करते रहे फिल्म लेखन, तो किन लोगों से मुलाकातें में कोई खास यादगार बातें हैं उनमें? मुझे पत्रकारिता के दौरान कई फिल्मी हस्तियों से मिलने का मौका मिला। लेकिन मैंने देखा है कि जो जितनी बड़ी शख्सियत हो और उसमें उतने गुण हो, उतने संस्कार हो, तो जब मैंने 1996 में जब अमिताभ बच्चन जी से मैं मिला और उनका इंटरव्यू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा, इतना जो विश्वविख्यात एक पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी है, महानायक हैं, उसके बावजूद भी वो कितने शालीन हैं, कितने सुसंस्कृत हैं, कितने मिलनसार हैं, कितने पोलाइट हैं। और ये सब मैंने उनसे सीखा कि वो कितना अच्छे ढंग से सबसे बात करते हैं। आप कोई कटु प्रश्न भी पूछते हैं तो बहुत ही शालीनता के साथ उसका जवाब देते हैं। तो ये ऐसे कुछ मैंने महसूस किया कुछ लोगों से जो मैं मिला। और ऐसे कई लोगों से मुझे साक्षात करने का मौका मिला। लेकिन अमिताभ बच्चन जी से मैं 3 बार मिला, 2 बार मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो ये दोनों बातें मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की कि जितना बड़ा उनका नाम, उनका ओहदा, उनका रुतबा, उनकी जो गरिमा है, उसके अनुरूप जिसको सही मायनों में जब मैं मानता हूँ कि भाई हरवंश राय बच्चन के जो एक सुसंस्कृत, शालीन,
इतने सुसंस्कारित और इतने उनका इतना बढ़िया नेचर है, तो ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया इस चीज़ ने। नहीं तो आपने अमिताभ से जैसे जब 2-3 मुलाकातें की, जी। उस वक़्त की कोई ख़ास बात घटित हुई? या पहले कुछ लोग उनके ऑटोग्राफ वगैरह भी लिया करते थे, कुछ लोग नहीं भी लेते थे। क्या आपके क्या अनुभव रहे? क्या किया आपने मुलाकात के दौरान? 2011 में मैं, जब वो बुढ़ा होगा तेरा बाप के प्रमोशन के लिए जयपुर आए हुए थे, तो एक मेरे पास रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान का उनका राजस्थानी लुक का एक फ़ोटो मेरे पास था, पोर्ट्रेट। तो मैंने उसके 2 प्रिंट बना के रखे थे। मैंने कहा कभी अमिताभ जी से दोबारा मुलाकात होगी तो मैं उनको एक भेंट करूँगा। तो जब वो हमारा उनसे इंटरव्यू हुआ, तो मैंने एक तो उनसे ये पूछा था कि भाई 7 हिंदुस्तानी से भी पहले सावन कुमार टाक ने उनको टाइटल रोल में लेके एक गालिब फिल्म शुरू की थी, तो उसके बारे में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भाई वो उस फिल्म का क्या हुआ आपको लेके जो शुरू हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ, उसका स्क्रीन टेस्ट भी हुआ था, मुझे टाइटल रोल में लिया भी था, लेकिन वो बाद में उसका क्या हुआ उस योजना का मुझे पता नहीं है। फिर मेरे पास फिल्मों के बुकलेट्स का, फोटोग्राफ का, किताबों का, कैसेट, सीडी, डीवीडी, ये सब जो सिनेमा से संबंधित पोस्टर हैं, उन सब का संग्रह है। तो संयोग से मेरे पास अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी की बुकलेट मेरे संग्रह में है। तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत से मिल रहे हैं तो कोई उसका मुलाकात को यादगार बनाने के लिए किस पे ऑटोग्राफ लिए जाए। तो मुझे 7 हिंदुस्तानी सबसे उपयुक्त लगी, तो मैंने 7 हिंदुस्तानी की बुकलेट उनके सम्मुख रखी। तो वो देखते ही दंग रह गए और मुझे बड़ी हैरत से पूछा, उन्होंने उसको पूरा खोल के देखा कि भाई ये आपको कहाँ से मिली। तो हमारे साथी ने कहा कि सोनी जी ने ऐसी चीज़ों का संग्रह किया, दुर्लभ चीज़ों का। तो बोले कि ये खुद मैं पहली बार देख रहा हूँ, और उन्होंने उस पर ऑटोग्राफ किए। और फिर मैंने कहा कि आप राजस्थान यात्रा पे आए हैं, तो उस राजस्थान यात्रा को यादगार बनाने के लिए ये राजस्थानी लुक का एक चित्र मैं आपको भेंट करता हूँ। तो मैंने वो जो रेशमा और शेरा का जो राजस्थानी लुक का चित्र है उनको भेंट किया। जो आप कलेक्शन करते रहे फिल्मों का, किन किन चीज़ों का कलेक्शन करते और ये कलेक्शन कैसे जुटाते थे? क्योंकि आप हर बार तो बम्बई मौजूद रहते नहीं थे, कभी कभार बम्बई आपका जाना तो आपका जयपुर था, तो कैसे चीज़ें एकत्र की आपने सारी, और क्या क्या एकत्र किया आपने? मैंने जैसे बताया कि मुझे बुकलेट इकट्ठी करने का ज़बरदस्त शौक रहा। तो जो दूसरी सूरत, पुणे, बम्बई, दिल्ली, जो ऐसे कलेक्टर्स थे, तो उनसे मैंने कुछ बुकलेट मैंने परचेज की। कुछ जब मेरे पास एक्स्ट्रा बुकलेट इकट्ठी हो गई तो मैंने एक्सचेंज की। और जब मैं जयपुर आ गया, जब यहाँ मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ गया और यहीं रहने लग गया, पहले भी मैं आता रहा था, तो मेरा ये एक दिनचर्या का अंग होता था कि मैं यहाँ के जो फिल्म वितरक हैं उनके ऑफिसों में चक्कर लगाता था और उनसे जो भी सामग्री मिलती, खास तौर पे बुकलेट और कैसेट, फोटोग्राफ, ये सब मैं इकट्ठी करता था। और इनके अलावा मैंने किताबें, पत्र पत्रिकाएं और कैसेट, सीडी, ये सब जो है सिनेमा से संबंधित जितनी चीज़ें थी वो सब मैंने इकट्ठी की। और इस तरह से मेरा जो संग्रह है वो बढ़ता गया। और उस वक़्त संदर्भ सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी, तो मुझे लगता था कि मैं सिनेमा पे लिखता हूँ और मैंने हमेशा संजीदा और प्रामाणिक लिखने की कोशिश की। कम लिखा, लेकिन प्रामाणिक और सुरुचिपूर्ण लिखने की कोशिश की। तो उस संदर्भ सामग्री को जुटाने के लिए मैंने अपनी पर्सनल जो संग्रह है उसको मजबूत किया। मेरे जो अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाई, और पिछले साल मैंने उसको एक नाम दिया, सिने विरासत। जो सिनेमा की विरासत है उसको सहेजने का, उसको संरक्षित रखने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे ये नाम उपयुक्त लगा, सिने विरासत। तो मैंने इस संग्रह का जो है, ये सिने विरासत जो है, इसको किताब, इस संग्रह को मैंने ये शीर्षक दिया है, टाइटल दिया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे पास हिंदी के अलावा, राजस्थान का हूँ मैं, राजस्थानी सिनेमा से मुझे लगाव रहा। 1977 में मैंने पहली राजस्थानी फिल्म देखी
जो रामराज नाहटा ने बनाई थी। महिपाल जी और अनीता गुहा उसमें नायक नायिका थे। तो अजमेर में जब वो फिल्म देखी तो मैं राजस्थानी सिनेमा का दीवाना हो गया। और भी जो फिल्में देखी, उसके बाद बाबा सारी लाडली देखी, तो मुझे लगा कि ये अपनी भाषा में जो सिनेमा देख के जो मुझे आनंद का अनुभव हुआ, तो वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो उस वक्त जब किताबें सिनेमा से जुड़ा साहित्य में देखता था तो मेरी इच्छा हुई कि भाई राजस्थानी सिनेमा का इतिहास भी दर्ज होना चाहिए, उसका भी एक जो सफ़रनामा है उसको संकलित करना चाहिए। तो एक जो राजस्थानी सिनेमा पे किताब की भाव में भी उस वक्त तैयार हुई 77 में। और पिछले साल जो मैंने ये सिने विरासत जो संग्रह बनाया, इसमें आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे पास मेरे हिंदी और राजस्थानी के अलावा मुझे दूसरी भाषाओं के जो संगीत है वो सुनने का शौक़ रहा। मेरे पास कम से कम 40 अलग अलग भाषाएं हैं, उनके जो गीतों का संग्रह है, कैसेट के रूप में, सीडी के रूप में। कम से कम 20 भाषाओं के जो सिनेमा है उसकी किताबें हैं। हिंदी सिनेमा और राजस्थानी सिनेमा के अलावा असमिया, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, गढ़वाली, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ये सब, बल्कि पड़ोसी देशों के नेपाली सिनेमा है, पाकिस्तानी सिनेमा है, उनका भी मैंने अध्ययन किया। और मेरे पास जो बुकलेट्स हिंदी फिल्मों की तो हैं ही हैं, कम से कम 25 दूसरी भाषाओं के भी बुकलेट्स का मैंने संग्रह किया। तो पिछले साल मैं कई सालों से मैं जो राजस्थानी सिनेमा पे किताब का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा कि भाई अगर मैं राजस्थान का हूँ और राजस्थानी सिनेमा की जो जानकारियाँ हों उसको आज अगर दर्ज नहीं करेंगे तो कल वो विलुप्त हो जाएंगी। तो मैं कम से कम 40-45 साल से उनका संकलन कर रहा था। और 2021 से मैंने इस किताब पे काम शुरू किया, जो राजस्थानी फिल्म गीत कोश के रूप में पिछले साल ये सामने आई। और ये मेरी जो परिकल्पना थी उससे भी अच्छी बन गई। पहले जो गीत कोश निकले हैं वो थोड़े छोटे साइज के थे, लेकिन मैं सामग्री जो इकट्ठी हो गई उसको मैं कम नहीं करना चाहता था। तो ये किताब जो है ना वो A4 साइज की, एक कॉफ़ी टेबल बुक साइज की बन गई। और इसको देख के मुझे लगा कि पहले मेरा कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जब ये इसका सामने आया स्वरूप आकार, तो मुझे लगा कि ये कॉफ़ी टेबल बुक बन गई है। तो राजस्थानी सिनेमा की ये पहली कॉफ़ी टेबल बुक है और राजस्थानी सिनेमा का पहला एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें 1942 से लेके 2022 तक जो 212 राजस्थानी फिल्में बनी उसका पूरा लेखा जोखा है। गीतों की जानकारी है, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, सेंसर की जानकारी है, रिलीज की जानकारी है। इसके अलावा अलग अलग तरह की सूचियां हैं, जिसमें 7 एक मल्टी इंडेक्स है इसमें कि आप निर्माता के हिसाब से, निर्देशक, संगीतकार, गीतकार, गायक, गायिका, नृत्य निर्देशक के हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं कि किसका कितना योगदान है। और उसमें बीच बीच में अलग अलग ट्रिविया, कीर्तिमान, जो विशिष्ट तथ्य हैं, जो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो भी हमने इसमें शामिल की हैं। और इसमें अलग अलग 16 रंगीन पृष्ठों पे जो राजस्थानी सिनेमा के जो दुर्लभ फोटोज़ हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं। और इस तरह के ये जो चित्र हैं ये हमने शामिल किए हैं। राजस्थानी सिनेमा के जनक कौन थे कोई नहीं जानता था। 1980 में मैंने लिखना शुरू किया और 1983 में पहली बार राजस्थानी सिनेमा पे मैंने लिखा। उससे पहले सब लोग 1961 में एक फिल्म बनी थी बाबा सारी लाडली, उसको ही पहली फिल्म मानते थे। 1942 में जो नजराना बनी क्योंकि वो चल नहीं पाई इसलिए वो जानकारी विलुप्त हो गई। तो मैंने ये अपने आलेखों में उजागर किया कि पहली राजस्थानी फिल्म बाबा सारी लाडली नहीं है, बल्कि उससे 20 साल पहले बनी नजराना है। तो तब इतिहास और लंबा हो गया और 42 से सब लोगों को मेरे लिखने के बाद ही ये सब पता लगा कि भाई 1942 में राजस्थानी फिल्म बन गई थी, जो हिंदी के साथ राजस्थानी में बनी थी। और ये राजस्थानी सिनेमा के जनक थे जिन्होंने पहली फिल्म बनाई। इनका फोटो या परिचय कहीं नहीं मिलता। इस किताब में पहली बार जो नजराना फिल्म के जो निर्माता, निर्देशक और संगीतकार जीपी कपूर थे, उनका फोटो इसमें है। और ये राजस्थानी सिनेमा के उन नायक जो बाबा सारी लाडली जिन्होंने बनाई,
रामराज जी के बड़े भाई बीके आदर्श, तो उनका फोटो है। और ऐसी बहुत सी जानकारियां इसमें है। मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी को ये राजस्थानी सिनेमा के इतिहास से तो परिचय कराएगी, बल्कि उसकी जो विकास यात्रा है उससे भी नई पीढ़ी रूबरू हो सकेगी। और अगर कोई शोध करना चाहे तो किसी एक चैप्टर से ही वो इस किताब से वो शोध कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। 1942 से 2022 तक का जब आपने राजस्थानी सिनेमा पर इतना काम किया, आपको क्या लगा 1942 से लेकर के अब तक राजस्थानी सिनेमा कहाँ किस दौर से गुजरा और आज की क्या हालात हैं? 1942 में जो पहली फिल्म बनी वो किसी कारण से, कुछ विवाद या कुछ कारणों से वो ढंग से रिलीज नहीं हो पाई, और वो एक तरह से इतिहास में गर्त में गुम हो गई। 1961 में जो राजस्थानी फिल्म बाबा सारी लाडली बनी वो चली, उसके बाद नानी बाई को मायरो चली, फिर बाबा रामदेव इतनी हिट हुई कि राजस्थानी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ। और उस वक़्त थोड़ी भक्ति प्रधान फिल्में बनी। बाबा सारी लाडली सामाजिक फिल्म थी, जगदीप जयमाला को लेके धनी लुगाई बनी, वो बिल्कुल सामाजिक फिल्म थी। तो उस वक़्त पहले दौर में अच्छी फिल्में बनी, उनका संगीत सुरीला था। उसके बाद 1981 में सुपात्र बिनड़ी फिल्म बनी और उससे राजस्थानी सिनेमा का दूसरा दौर शुरू हुआ। वो फिल्म टेक्निकली उतनी साउंड नहीं थी। वो जो राजस्थानी सिनेमा के जो हित चिंतक थे उन्होंने मिलके, जो थिएटरों में काम करते थे, उन्होंने वो फिल्म बनाई। लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे बाद राजस्थानी फिल्म आई थी, दर्शक राजस्थानी सिनेमा का बहुत चाव से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो फिल्म सुपर हिट हो गई। उसके बाद राजस्थानी सिनेमा का दूसरा दौर शुरू हुआ, उसमें कई फिल्में आई और 22-40 सासर ये सुपर डुपर ऑल टाइम हिट साबित हुई। उसका संगीत भी बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद कई फिल्में बनी हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान की जो संस्कृति है, कला है, संगीत है, यहाँ के रीति रिवाज हैं, यहाँ की लोकेशन है, तो उसको जो एक तरह से उजागर करना चाहिए, उसको जो एक्सपोजर मिलना चाहिए। राजस्थानी सिनेमा वालों ने ज़्यादातर ढर्रे वाली फार्मूला फिल्में बनाई। कुछ अच्छी फिल्में आई जो सही मायनों में राजस्थान प्रदेश है उसकी कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसी फिल्मों में सबसे पहले मैं बवंडर का नाम लूँगा, जो जगमोहन मुंदड़ा ने बनाई, और वो पहली क्रॉस ओवर फिल्म थी। वो देश विदेश में एक साथ रिलीज हुई और बहुत ही चर्चित रही वो। उसके बाद सीमा कपूर ने हार्ट द वीकली बाजार बनाई, वो भी बहुत ही अच्छी और बोल्ड फिल्म थी और बहुत ही सही मायनों में एक राजस्थानी सिनेमा का आईना थी। उसके बाद अभी हाल के दौर में मैंने देखा है कि कुछ जो नए लोग हैं वो राजस्थानी सिनेमा के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं और अच्छे कंटेंट को लेके, अच्छी कहानियों को लेके बहुत अच्छा सिनेमा प्रस्तुत कर रहे हैं। टर्टल अशोक चौधरी ने बनाई, वो पहली ऐसी फिल्म है जिसको पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला सर्वोत्तम राजस्थानी फिल्म का 2018 में। और 2018 में ही एक राधेश्याम पीपलवा है जो कोंकणी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके। उन्होंने चिड़ी बल्ला बनाई, राजस्थानी में बैडमिंटन को बोलते हैं चिड़ी बल्ला। तो उन्होंने एक रियल स्टोरी फतेहपुर की है, उसको लेके उन्होंने फिल्म बनाई। और मैं समझता हूँ कि वो ये दंगल, सुल्तान, ये जितनी भी स्पोर्ट्स और उससे लेके जो फिल्में बनी है उसके टक्कर की फिल्म है। वो इतनी बढ़िया राजस्थानी फिल्म है, भाषा के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से, एक्टिंग के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, शूटिंग के हिसाब से, टेक्निकली इतनी अच्छी फिल्म बनी है। वो संयोग से इतनी चर्चित या इतनी पुरस्कृत नहीं हो पाई। उसके बाद अभी पिछले साल एक उदयपुर के हैं जिगर नागदा, उन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है बत्ती। और उन्होंने एक उदयपुर के छोटे से गांव में जो बिजली की समस्या है, तो एक युवा है वो ख्वाब देखता है कि भाई मेरे जो माँ है वो अंधेरे में खाना बनाती है, तो कैसे उस रूरल एरिया में
वहाँ लाइट पहुँचाई जाए, बिजली पहुँचाई जाए, तो उसको लेके बहुत अच्छी फिल्म बनी है। नए नए जो लोग हैं वो मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक दीपांकर प्रकाश है, उन्होंने नानेरा फिल्म बनाई है जिसकी जयपुर में शूटिंग करी है। वो बहुत ही थोड़ा एक हटके सब्जेक्ट है, और जो ऐसा है जो घर परिवार में ऐसा हो सकता है, तो उस बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है। आपको लगेगा ही नहीं आप फिल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा कि जैसे जयपुर की गलियों में सब कुछ घटित हो रहा है, अपन उसके गवाह बने हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी फिल्में हैं। प्रेमचंद की कहानी पे भी एक अनिल भूप शर्मा है, उन्होंने सुभागी फिल्म बनाई है। तो अब मैं महसूस करता हूँ कि जो ढर्रे वाली फिल्में हैं उनके साथ कुछ अच्छी और कलात्मक अच्छे कंटेंट वाली फिल्में भी बन रही है। राजस्थानी फिल्म गीत कोश आपने बना दिया है, और अगर तो ये कहाँ, ये किसी को खरीदना और कहाँ से लोग इसे एकत्र कर सकते हैं, पा सकते हैं, खरीद सकते हैं? इस किताब की जो पूरी प्लानिंग, इसका प्रारूप, इसकी डिजाइनिंग, पेज मेकिंग, ये सब मैंने अपने ही ढंग से किया है। और मैंने सोचा कि अगर मैं इसको किसी प्रकाशक को दूंगा तो जैसी मेरी परिकल्पना है वैसी वो शायद प्रकाशित नहीं कर पाएगा, और वो खूब सारी इकट्ठी कॉपियां बना देंगे। तो मैंने सिने विरासत प्रकाशन करके एक नया खोला, एक इसकी इकाई, और ये किताब जो है हमने खुद ने ये सिने विरासत प्रकाशन उसके बैनर पे इसको प्रकाशित किया है, और ये इसी प्रकाशन के तहत ये उपलब्ध है। इसकी कुछ कीमत कितनी रखी, कुछ बता सकेंगे या अभी? इसकी कीमत तो 3000 रखी है, क्योंकि कम कॉपियां छपाई हैं। इसमें 256 पेज हैं, 16 पेज कलर हैं, इसकी बाइंडिंग, कवर, डिजाइनिंग, तो लेकिन इसको हम 1800 रुपये में हम इसको पूरे देश में शिपिंग और पैकिंग के साथ हम दे रहे हैं ये किताब। हमने देखा कि जो मलयालम भाषा है या तेलुगु भाषा है या कन्नड़, यहाँ का सिनेमा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ बॉलीवुड के साथ साथ। राजस्थान में कहाँ समस्या, राजस्थानी भाषा की फिल्में क्यों नहीं हुई, या राजस्थानी सिनेमा उतना विकसित क्यों नहीं हो पाया? कहाँ आपको लगा कमियां रही होंगी? उसका एक बड़ा कारण ये है कि राजस्थानी जो भाषा है वो हिंदी से मिलती जुलती है, और क्योंकि दर्शक जो हैं वो हिंदी सिनेमा देखते हैं, बड़े बजट का, जो बड़े मल्टी स्टारर फिल्मों के जो सिनेमा है वो देखते हैं। तो अच्छी पारिवारिक अगर फिल्में बने, मैंने देखा है कि 1988 से लेके और 90 तक कुछ पारिवारिक फिल्में अच्छी बनी, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जो नए नए लोग आ गए हैं वो इतने, न तो ट्रेंड है, न उनमें इतनी काबिलियत है, न कौशल है, और वो इधर उधर से पैसा जोड़ के, उनको ये कास्टिंग की नॉलेज नहीं है कि भाई इस कंटेंट में, इस कहानी में कौन किरदार किस में फिट होना चाहिए, तो वो खुद ही उसमें हीरो बन रहे हैं और जैसे तैसे वो फिल्म बना रहे हैं। तो जो एक कॉम्पैक्ट जो एक रूप राजस्थानी सिनेमा का सामने आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अगर अच्छी फिल्म बने, और उस सबसे बड़ी जो है कमी की फिल्म की जो प्रचार है, राजस्थानी सिनेमा का अगर अच्छी फिल्म बने और उसका व्यापक प्रचार हो तो राजस्थान के दर्शक राजस्थानी सिनेमा से आज भी लगाव रखते हैं, चाव रखते हैं और वो देख सकते हैं। इसीलिए दूसरे सिनेमा जो है, मराठी में अच्छी फिल्में बनती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, असमिया, उड़िया, इन भाषाओं में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के दर्शक जो है वो अच्छे सिनेमा को पसंद करते हैं, सिनेमा घर में जाके देखते हैं। यहाँ जो राजस्थान के लोग हैं उनमें एक जागरूकता जगाने की ज़रूरत है। अगर राजस्थानी सिनेमा अच्छा बनाएंगे तभी तो उनको सिनेमा घरों में अपन लौटा सकते हैं, एक नया दौर वापस आ सकता है। आप जयपुर में रह रहे हैं, अजमेर में भी रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या वजह हैं कि ज़्यादातर सिंगल थिएटर्स पूरे देश में बंद हो रहे हैं? तो जयपुर में भी बंद हुए हैं, अजमेर में भी बंद हुए हैं, और मल्टीप्लेक्स भी जितने पॉपुलर हैं वो पॉपुलर नहीं हो पाए, और सिनेमा
उस ढंग से नहीं विकसित हो रहा या सफल नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए, क्या वजह है ये? इसमें सबसे बड़ा ये है कि आजकल हर हाथ में मोबाइल है और इतना कंटेंट यूट्यूब पे, ओटीटी पे उपलब्ध है, तो अब सिनेमा का जो देखने का फॉर्मेट है वो तरीका बदल गया है और ऐसे कंटेंट, ऐसे सब्जेक्ट जो है वो बहुत कम आ रहे हैं जिसमें मासेस जो है वो सिनेमाघरों की तरफ जाए। पहले तो इतना होता था कि गांव कस्बों से लोग जो जहां सिनेमा होते थे, छोटे शहर और बड़े शहरों में वहां जाके सिनेमा देखते थे, तो सिंगल सिनेमा चलते थे। अब आजकल मल्टीप्लेक्स का कल्चर है, तो उसमें जो आम ऑडियंस है, मास है, वो जाने से झिझकता है। उसको लगता है कि वहाँ उसकी रेट ज़्यादा है और जो खाने पीने की दूसरे सामान है उसके रेट ज़्यादा है और वहाँ जो सारा कल्चर और एक एटीट्यूड है वो बड़ा अलग है, तो वो मल्टीप्लेक्स जो है उनमें जाने से थोड़ा झिझकता है। और जो कंटेंट उसको मोबाइल पे मिल रहा है तो आजकल वो उससे ही संतुष्ट हो रहा है। तो एक बड़ा कारण ये भी है कि इतना वीडियो कंटेंट जो है वो घर बैठे अपने हाथ में, अपने मोबाइल पे मिल रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है जिससे जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है वो लगभग बंद हो गए हैं और मल्टीप्लेक्स सिनेमा का दौर चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी पसंदीदा राजस्थानी फिल्म कौन सी है और पसंदीदा गाना कौन सा है? राजस्थानी किसी फिल्म का हो या कोई प्राइवेट एल्बम का भी हो सकता है। जी, राजस्थानी मेरी सबसे जो पसंदीदा फिल्म है वो बाबा रामदेव और बाबा सारी लाडली है। और बाबा सारी लाडली में मोहम्मद रफ़ी ने एक गीत गाया था, वो राजस्थानी फिल्म के लिए अकेला गीत है, अब बाबा सारी लाडली कठिने चाली रे। वो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और बाबा रामदेव में जो महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर के जो गीत हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं जमुना तट पे जाऊं कानूड़ा थारी बाट, बाबा रामदेव में ये जो गीत है महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ, उसके बाद में भी कुछ फिल्में हैं उनके भी गीत हैं, लेकिन ये दोनों जो फिल्में हैं और इनके गीत हैं वो मेरे मन मस्तिष्क पे छाए हुए हैं। अच्छा, आपने पूरे बॉलीवुड की फिल्मों के पोस्टर्स, म्यूजिक कैसेट वगैरह सारे इकट्ठा किए हैं जी, किस तरह की समस्याएं आई और किसी खास एल्बम या उसको लेने को आपकी कोई खास सोच रही है या किसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो कि नहीं यार ये मुझे चाहिए, इकट्ठा करना है, मुझे अपने लॉक उसमें सिने विरासत में रखना है? देखिए, उस वक़्त जिन फ़िल्मों की बुकलेट छपती थी, उनकी जानकारी तो आसानी से मिल जाती थी, लेकिन जिन फ़िल्मों की बुकलेट नहीं मिलती, आपको ताज्जुब होगा कि मैं फ़िल्में देखने के बाद जो प्रोजेक्शन रूम है, उसमें जाके और मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और फ़िल्म की रील में जो शुरू में टाइटल होते थे, उनको देख के उनसे रिक्वेस्ट करता था जो ऑपरेटर होते हैं कि भाई मुझे ये टाइटल नोट करने हैं, इस फिल्म की बुकलेट नहीं बनी है। तो प्रोजेक्टर, वो जो ऑपरेटर हैं वो प्रोजेक्शन रूम में, वो मुझे फिल्म के जो शुरू वाला पार्ट है उसको यूं फैला के और मैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख देख के नोट करता था। तो इस तरीके से मैंने जानकारी जुटाई। और इसके अलावा कितनी जो कैसेट निकलती उनमें पूरी जानकारी नहीं होती, किसी में गायकों के नाम नहीं है, किसी में एक से ज़्यादा गीतकार है तो ये नहीं लिखा कि कौन सा गीत किसने लिखा। तो मैंने जो संबंधित निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गीतकारों से संपर्क करके भी बताइए ये 8 गाने हैं, इनमें से आपने कौन से लिखे हैं, दूसरों से पूछ पूछ के ये जो क्रॉस चेक करके इतनी जानकारी जुटाई। और जब मेरी किताब तैयार हो गई तो एक 2015 में एक फिल्म बनी थी सरगम, तो उसका टाइटल तो मिलता था लेकिन उससे संबंधित कुछ भी सामग्री नहीं मिलती थी। तो मेरे इस किताब में जो है वो पेज खाली जा रहा था सरगम का। तो मुझे लगा कि जो
पाठक हैं इसके, राजस्थानी सिनेमा प्रेमी हैं, वो सोचेंगे कि ये इनके प्रयास में कोई कमी रह गई। तो मैंने इसके लिए जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, तो उसको मैंने गुजारिश की, और जब गुजारिश से सामग्री जानकारी नहीं मिली तो मुझे आरटीआई लगानी पड़ी। और आरटीआई में भी उन्होंने ये लिख दिया कि साहब ये निर्माता की निजी संपत्ति है, हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा, और मेरे जो बम्बई में देश के माने हुए जो ट्रेड समीक्षक और विश्लेषक हैं कोमल नाटा, उनसे गुजारिश की कि भाई ये फिल्म की जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो मुझे पता लगा कि ये एक मनीषा वाइगाड़कर ने ये फिल्म बनाई थी, और अब वो कन्नड़ फिल्में बना रही हैं, बेंगलोर में जा बसी है। तो कोमल नाटा जी के जरिए मुझे उनका नंबर मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो बोले मेरे तो इतने साल हो गए, 8-9 साल में तो भूल गई, मेरे पास कुछ भी सामग्री नहीं है। मैंने कहा चलिए आप निर्देशक के नंबर दीजिए। उन्होंने निर्देशक का दिया, वो बोले मैं तो वीडियो एल्बम बना रहा हूँ, उसमें बिजी हूँ। मैं बड़ा हताश हुआ कि निर्माता से नहीं मिली, निर्देशक भी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने निर्देशक को एक बार फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भाई उसके संगीतकार कौन है। तो उन्होंने संगीतकार का नाम बताया, प्रणय प्रधान, और मैंने उनसे गुजारिश की, और उन्होंने मेरी उस गुजारिश पे गौर करके और मुझे बहुत सहयोग किया, और मुझे वो जानकारी उसके कुछ कलाकारों की गीतों की दे दी। तो मुझे इस फिल्म के लिए जानकारी जुटाने में जितनी मशक्कत करनी पड़ी, जितनी परिश्रम करना पड़ा, जितनी मेहनत करनी पड़ी, और वो मुझे खुशी है, मुझे संतुष्टि है कि मैं उस फिल्म की जानकारी भी जुटा पाया। इस किताब में 20 ऐसी राजस्थानी फिल्में हैं जो रिलीज नहीं हुई, सेंसर हुई है। इसमें सब सेंसर के हिसाब से जानकारियां हैं, जो सेंसर नहीं उनको शामिल नहीं किया है, और जो सेलुलाइड और डिजिटल फॉर्मेट में बनी उनको शामिल किया है। तो 20 ऐसी राजस्थानी फिल्मों की जानकारी भी मैं जुटा पाया, जिनकी कुछ भी नहीं जानकारी मिलती थी, जो रिलीज ही नहीं हुई। फिर भी मैंने उनके निर्माता, निर्देशक, संगीतकार और संबंधित लोगों से बार बार फ़ोन करके, आग्रह करके, और ये मैं इस किताब में वो पूरी कर पाया। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां इस किताब में आई है जो आपको कुछ कैसेट में नहीं मिलेगी। सीडी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने वो कैसेट, म्यूजिक एल्बम निकाले, उनमें वो जानकारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन इस किताब में मैं वो सब जानकारियां जुटा पाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्रॉस चेक की हुई है, प्रामाणिक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये आगे मुझे लगता है कि ये मीडिया संस्थानों में, दूरदर्शन, आकाशवाणी में, या जो सिनेमा पे शोध करने वाले हैं, उनके लिए ये एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में ये काम आएगी। राजस्थानी सिनेमा पे जो भी संदर्भ, और जो राजस्थानी सिनेमा से जुड़े जितने कलाकार हैं, निर्माता, निर्देशक, और भी जो दूसरे सहयोगी हैं, उनका सारा योगदान तो इसमें दर्ज हो ही गया है। तो ये एक मुझे संतुष्टि है कि मेरे 45 साल की जो ये मेहनत, ये सफल हो गई। ये किताब जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छे रूप में सामने आई है। इसकी सारी परिकल्पना, इसकी डिजाइनिंग मैंने की है, इसका जो आवरण है, इसका जो पृष्ठभाग है, ये सब मैंने अपने, कई लोग अब मुझे पूछते हैं कि साहब ये आपने माधुरी दीक्षित का फोटो क्यों छापा। क्योंकि आज से 25-30 साल पहले माधुरी ने एक आइटम सॉन्ग किया था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी उसमें। तो मैंने कहा ये उसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का है जिसमें माधुरी दीक्षित ने काम किया था, इसलिए हमने, क्योंकि हमें लगा कि वो सबसे बड़ी स्टार हैं, उनका फोटो होना चाहिए। तो हमने इस तरह से ये जानकारी इस किताब में, क्योंकि ये गीतों से संबंधित किताब है, तो ज़्यादातर जो चित्र है वो नृत्य और गीतों से लिए हैं। तो इस तरह से ये किताब तैयार हो पाई। ये इसकी मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत संतुष्टि है। इस किताब के लिए मुझे इसी साल जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसने मुझे ये बेस्ट ऑथर का ये अवार्ड दिया। और जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। मैं समझता हूँ एक पत्रकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। कामिनी कौशल को आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अवार्ड घोषित हुआ है, और उनके साथ मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इस किताब में, इस शोध के लिए, इस किताब के लिए दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी गौरव की बात एक पत्रकार के लिए क्या होगी। आपने जो हिंदी का सारा कलेक्शन किया हुआ, उसका क्या करने, क्या उपयोग करेंगे आप, क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं
मेरे दो ड्रीम प्रोजेक्ट रहे। एक तो ये राजस्थानी फिल्म गीत कोश, राजस्थानी सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया, ये तैयार हो गया। जो सिनेमा में जो मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कितने ही ऐसे निर्माता, निर्देशक, लेखक, गीतकार, संगीतकार हैं जिनके बारे में आज कुछ जानकारी नहीं मिलती। तो मैंने उन पे भी कम से कम 40 साल से मैंने काम किया और मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थानियों का फिल्म जगत को योगदान इस तरह का एक ग्रंथ बनाऊं, उसके जरिए उन सब का योगदान दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा जैसे महाराणा प्रताप पे फिल्में बनी हैं, तो उन पे भी मेरी एक योजना है, छोटी किताब निकले उन पे कितनी फिल्में। तो इस तरह के जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उसमें मेरी जो हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई सामग्री है उसका उपयोग होगा। और बाकी अलग अलग लोगों को मैं जो दूसरे इस तरह के जो काम करते रहे हैं, किताबें जो निकालते रहे हैं, उनको मैं सहयोग करता हूँ। मेरी संदर्भ सामग्री और जो मेरी जो संग्रह है उसका उपयोग उसमें भी होता रहता है। और मेरे बेटे को रुचि है, मैं समझता हूँ कि वो मेरे जो इस संग्रह को संरक्षित रखेगा और संभाल के रखेगा। आपने जो सारा संग्रह किया हुआ ये सिने विरासत बना रखी है जी। तो आपने जैसा कहा आपका बेटा इसको संभालेगा, क्या इसको म्यूजियम के रूप में दूसरों को भी देखने का ऐसा कोई योजना है कि अवसर मिला, ऐसी कोई योजना सोच रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ जो सामग्री है उसका हर एक उपयोग करें, इसीलिए मैंने संग्रह की है कि ये जो संबंधित फोटोज हैं, किताबें हैं, कैसेट्स हैं, बहुत सी ऑनलाइन बहुत सी संगीत जो है गाने मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके गीत नहीं मिलते हैं, जो मैंने संग्रह कर रखे हैं। तो मेरा ऐसा एक प्लानिंग है कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल और अपनी एक वेबसाइट डेवलप करूं, जिसमें मैंने कम से कम 1200-1300 जो मेरे आलेख छपे हैं, उनमें जो सेलेक्टेड जो मेरे आर्टिकल हैं वो भी हों, जो नए सामग्री हैं, फोटोज हैं या कंटेंट है या दूसरे जो आलेख हैं वो भी उसमें उपलब्ध हो। और जो ऐसी हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां, ट्रिविया और ऐसे कीर्तिमान या और भी जो दिलचस्प जानकारियां हैं वो भी मेरे पास है। तो मेरी ऐसी एक योजना है कि मैं उनको एक वीडियो कंटेंट के रूप में फोटोज और उसके साथ में उसको सामने लाऊं। आपके पास आज की तारीख में कितनी बुकलेट है, कितने फोटोग्राफ्स होंगे और कितने कैसेट्स वगैरह हैं? मेरे पास करीब 5000 से ज़्यादा बुकलेट्स हैं और कम से कम 4000 के आसपास ये कैसेट्स हैं, सीडी हैं, रिकॉर्ड्स भी हैं और कुछ ऐसी दुर्लभ सामग्री हैं। ऊपर जैसे एक 1945 में एक महबूब खान ने फिल्म बनाई थी हुमायूं, उसका ये रेयर लॉबी कार्ड है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जो बिड़ला मंदिर के पीछे जो मोती डूंगरी है उस पे वो युद्ध का दृश्य फिल्माया गया था। तो ये बड़ा दुर्लभ एक उसका लॉबी कार्ड है। और ऊपर एक रिकॉर्ड देखेंगे, ये विदेश का रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड प्लेयर यहाँ नहीं मिलता, ये 16 इंच का रिकॉर्ड है। तो ये भी मेरे संग्रह में एक दुर्लभ सामग्री है। इसके अलावा जो फिल्म इंडिया मैगजीन बाबूराव पटेल ने निकाली थी उसका पहला अंक है, जनसत्ता जो अखबार निकला था उसका पहला अंक है, और दूसरी कितनी जो फिल्मी जो पत्र पत्रिकाएं निकली उनके प्रवेशांक है, और जो कैसेट, बुकलेट्स, कई जो दुर्लभ बुकलेट्स हैं, फोटोग्राफ हैं, वो सब मैंने यहाँ जमा किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको वो लोगों की रुचि का भी विषय हो सकता है, और अगर वो उसका अध्ययन या अनुसंधान या उस पर शोध करें या कोई उनकी ऐसी योजना हो किताब या उसकी लिखने की, उसका आकलन करने की, उसका विवरण या विश्लेषण करने की, तो उसके लिए भी उपयोगी साबित होगा। आपने इसका नाम सिने विरासत क्यों रखा, इस पूरे संग्रहालय का नाम? हमने कई सारे नाम सोचे थे, तो कुछ जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, तो हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि जो राजस्थान पे अगर केंद्रित रखेंगे तो सीमित हो जाएगा इसमें, क्योंकि आपके पास हिंदी सिनेमा का, प्रादेशिक सिनेमा का भी बहुत सा कलेक्शन है। तो उसको ऐसा नाम दिया जाए जिसमें सब समाहित हो सके। राजस्थान
पे कुछ अगर राजस्थान तक सीमित रखने से सिर्फ राजस्थानी सामग्री, राजस्थानी सिनेमा से जुड़े या राजस्थान के लोगों से जुड़ी सामग्री आएगी, तो इसलिए हमने काफी नामों पे विचार मंथन किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये मैंने अब तक लगभग, मुझे 1975 में मैंने शुरू किया, लगभग 50 साल हो गए। तो मैंने ये जो सिनेमा की विरासत को संभालने का काम किया है, तो इसलिए मुझे ये सिने विरासत, सिनेमा हेरिटेज, उसी को हमने ये संभाल के रखा। तो ये मुझे अप्रोप्रिएट शब्द लगा। और ये जो आप मुगले आजम का जो आप देख रहे हैं ये डेस्क, इसमें मुगले आजम से जुड़ी हुई बहुत दुर्लभ सामग्री है। उनके सेंसर सर्टिफिकेट, उनकी बुकलेट, उनके ब्रोशर, कैसेट, सीडी, और आपको ताजुब, और जो किताबें निकली हैं 5-6 वो, और आपको ताजुब हुआ होगा कि मुगले आजम की जो सेंसर स्क्रिप्ट भी मेरे संग्रह में है। क्या बात। हाँ। इसके बाद की कोई आपकी योजनाएं हैं? मेरे पास जो चित्रों और बुकलेट का संग्रह है, मेरा ऐसा मानना है कि जो सिनेमा है वो बताने से ज़्यादा दिखाने का एक जरिया होना चाहिए। तो कुछ पिक्टोरियल किताबें ऐसी हों जो जिसमें ये सिनेमा की जो हेरिटेज है उनको देख के लोगों को अच्छा लगे, और वो अपने जो सुनहरे दौर हैं, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 40 साल पहले की जो फिल्में पसंद हैं, तो ये जो लगभग 110 साल की जो यात्रा है सिनेमा की, मूक फिल्मों से लेके और ये जो हिंदी और प्रादेशिक सिनेमा की, तो उनसे संबंधित जो सामग्री है उसमें मैं जो पिक्टोरियल जो किताबें हैं उनका एक संकलन करूं, और वो मेरा ख्याल है कि वो रुचिकर होगी और लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्ट से वो देखेंगे। इतने पुरानी चीज़ें इकट्ठा की हैं, तो इनको सुरक्षित रखने के तरीके क्या अपनाए आपने? देखिए, पुरानी जो सामग्री है ये सब किताबें जो कागज पे ही छपी हुई हैं, बुकलेट और पत्र पत्रिकाएं, तो ये मौसम के हिसाब से इनको जो है सुरक्षित रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और जो छोटी सामग्री है उनको आप रख सकते हैं, लेकिन जो पोस्टर है उनको संभाल के रखना, उनको एक प्रिजर्व करना, उसमें मुझे बहुत ही दिक्कत आई और बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। मैंने देखिए एक ये पोस्टर को एक एल्बम बनाया है ऐसे। अच्छा। और उसमें मैंने ये देखिए जो पहली पॉपुलर फिल्म थी उसका मैंने ये पोस्टर जुटाया है। देखिए आप, ये मैं समझता हूँ बहुत रेयर पोस्टर है, जो 61 में बनी थी और 62 में रिलीज हुई थी। ये राजस्थानी की पहली पॉपुलर फिल्म, जो पहली ही फिल्म मानी जाती है, तो ये उसका ओरिजिनल पोस्टर है। ये मैं समझता हूँ बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा जो दूसरी पॉपुलर फिल्म थी, ये उसका छोटे साइज का, यानी सिंगल सीट, ये डबल सीट का पोस्टर है, ये सिंगल सीट का पोस्टर है, ये भी दुर्लभ है। ये मेरे ख्याल में जो फिल्मों बनाने वाले हैं या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास भी नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको उसी प्रॉपर रूप में सुरक्षित, संरक्षित रखना, संभाल के रखना, हिफाजत से रखना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ये हमने सोने जी, फिल्म संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और मुझे आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।